हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों, सीबीएसई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं मनीष रिवन आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स को शुरू कर रहे हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज काइनेमेटिक्स। जब आप अपने दीदी भैया लोगों से पूछोगे कि उनका किस सब्जेक्ट में उनको परेशानी होती है, तो वो बताएंगे कि फिजिक्स वाला पोर्शन ही उनका टफ रहता है हर बारी। उसका बस एक ही कारण है कि बच्चे 9th में बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आप अगर अभी से ही सारा कुछ करोगे ध्यान से, तो आपको यकीन मानिए 11th 12th में जाकर के, इंजीनियरिंग मेडिकल में जाकर के आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होने वाली है, बशर्ते कि आप सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें। जो मैं कहता हूँ आप करते रहें। तो बच्चों, फिजिक्स का एक पोर्शन होता है काइनेमेटिक्स करके, जिसके अंतर्गत आपको ये चैप्टर पढ़ना है, दैट इज मोशन। अब ये काइनेमेटिक्स क्या होता है? देखो, काइने का मतलब होता है मोशन। काइने का मतलब क्या होता है? मोशन। आपने सुना होगा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में भी एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो काइने का मतलब होता है मोशन। उसके बाद है मैटिक्स, तो मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। मैटिक्स का मतलब मैथ्स। तो मोशन से रिलेटेड मैथ को जब हम करते हैं, मोशन से रिलेटेड मैथ को जब हम करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब हुआ मोशन से रिलेटेड मैथ्स को करना है हमको। और अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम तो फिजिक्स पढ़ने आए थे, हम तो फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ्स क्यों पढ़ेंगे? तो बच्चों, बहुत हो गया थ्योरी पढ़ते पढ़ते। अभी हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे, हम लोग पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही बुरी आदत मैं देख रहा हूँ बच्चों के अंदर में, अभी जो पिछले 2-3 सालों से जो ट्रेंड एक बना हुआ है कि बच्चे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ही नहीं बनाते हैं। खास करके जो जूनियर बच्चे हैं, क्लास 7, 8, 9 के बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत भागते हैं। तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाते चलूँगा। लगभग 100-150 न्यूमेरिकल्स हम लोग हर चैप्टर में सॉल्व करेंगे। तो एकदम, और बहुत ही इजी होता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस फॉर्मूला याद करना है, पुट करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, वो बनते जाएगा। तो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हो गया? जब हम लोग मोशन के अंदर में मैथ्स डालकर, मोशन के अंदर का जो मैथ्स होता है, जब हम उसको पढ़ते हैं, तो वो काइनेमेटिक्स कहलाता है। तो पहले तो आपको समझना होगा ना कि मोशन होता क्या है। देखो बच्चों, हमको क्लास 9th में जो मोशन पढ़ना है, बहुत ही कम पढ़ना है, बहुत ही छोटा सा। वो आपको सबसे पहले पढ़ना है मोशन इन 1D। जब हम लोग जाएंगे 11th में, तो हम 2D मोशन पढ़ेंगे। जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वो हमारा होगा मोशन इन 2D। अभी हम लोग जो मोशन पढ़ेंगे वो क्या होगा? केवल स्ट्रेट लाइन पे होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है उसको हम बोलते हैं मोशन इन 1D। ये केवल वन डायरेक्शन में होता है, वन डायमेंशन में होता है। जब हम जाएंगे 11th में, तो फिर हम वहाँ पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, तो वो होगा 2D। फिर हमको 3D मोशन पढ़ना होगा। जनरली 3D मोशन का एग्जाम्पल आप ये समझ सकते हो कि आप रैंडमली किसी स्पेस में किसी चीज़ को मूव करवा रहे हो, तो वो 3D मोशन हुआ। चलिए, अब ये मोशन इन 1D में हमने बात करी कि काइनेमेटिक्स क्या है। एक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं मोशन के अंदर का। तो जहाँ कहीं भी मैथमेटिक्स आता है ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ वेरिएबल्स आते हैं। तो उसी तरीके से मोशन के अंदर में भी कुछ वेरिएबल्स हैं जो आपको जानने हैं, जिसका आपने बहुत पहले से नाम भी सुन रखा होगा। उन वेरिएबल्स में सबसे पहला और सबसे बेसिक है हमारा डिस्टेंस। क्या है सबसे पहला? डिस्टेंस। उसके बाद क्या है? डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद क्या है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो दीज आर सम वेरिएबल्स यूज्ड इन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर में, काइनेमेटिक्स क्या है? मोशन का मैथमेटिक्स। आप बोल सकते हो काइनेमेटिक्स को क्या? मोशन का मैथमेटिक्स। तो मोशन के मैथमेटिक्स के अंदर में दीज आर सम वेरिएबल्स विच आर यूज्ड। हम लोग इन सारे वेरिएबल्स को यूज करेंगे। तो यूज करने से पहले हमको तो समझ में आना चाहिए ना कि ये होता क्या है। तो सबसे पहला हेडिंग लगाइए मोशन। पहले हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, फिर डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, स्पीड को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, सबको आपस में रिलेट करेंगे, सबका फॉर्मूला देखेंगे, सबको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे कि कैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो सकता है, कैसे वेलोसिटी डिस्टेंस का ग्राफ हो सकता है, सारी चीज़ों को। तो हेडिंग लगाओ पहला मोशन, जल्दी। अच्छा, एक बात बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अभी तुम मोशन में हो या रेस्ट में हो? मैं दो बात यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो मोशन हो गया हमारा और एक रेस्ट। ये दोनों ही चीज़ें आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी, क्लास 7 में आपको पढ़ना था। तो रेस्ट और मोशन, आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं? आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जवाब दीजिए जी। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम रेस्ट में हैं, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम मोशन में हैं क्योंकि हमारे बॉडी का कुछ पार्ट्स हिल डुल रहा है। देखो, वो सब छोड़िए, आप समझिए एक बात, बहुत ही माइन्यूटली समझिए इस चीज़ को। मोशन या रेस्ट, ये जो वर्ड है वो रिलेटिव होता है। क्या होता है? वो रिलेटिव होता है। अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल, एक दूसरा क्वेश्चन। ये एक पेन है, मैंने आपसे पूछा कि ये पेन छोटा है या बड़ा है, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आप नहीं कहोगे कि सर ये पेन छोटा है या ये पेन बड़ा है, आप कहोगे कि सर
आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिए ये कहते हुए कि इस पेन को आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। अगर इसके सामने मैं एक बहुत बड़ा सा पेन ला दूंगा, बहुत ही बड़ा सा, तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन इसके सामने छोटा सा पेन ला दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये रिलेटिव होते हैं। आप इसको कंपेयर किससे कर रहे हो? अगर कंपेयर बड़े से पेन से कर रहे हो तो ये छोटा हो जाएगा, अगर कंपेयर छोटे से पेन से कर रहे हो तो ये बड़ा हो जाएगा। तो रिलेटिव, दीज वर्ड्स आर रिलेटिव, चाहे वो मोशन हो या रेस्ट हो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चों आप रेस्ट में हो कि मोशन में हो, तो आप कहो कि सर आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करिए, आप हमको किसके रेफरेंस में पूछ रहे हैं ये पूछिए। अगर आप हमको किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में पूछ रहे हैं, अगर आप हमको मोबाइल के रेफरेंस से पूछ रहे हैं, तब हम रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे हाथ में है और पिछले 3, 4, 5 सेकंड्स से जहां मोबाइल वहीं जहां हम वहीं, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। दैट मीन्स कि एक फिक्स पॉइंट से मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम रेस्ट में हो गए। समझ में आ रही है बातें? लेकिन अगर वहीं पर देखने वाला आदमी, रेफरेंस मेरा कोई और चीज होगा। अच्छा सपोज करो रेफरेंस भगवान जी हैं, रेफरेंस एलियन है जो कि जुपिटर के ऊपर में बैठ के अर्थ को देख रहा है, तो वो तो जुपिटर के ऊपर में बैठा हुआ है, उसको तो पूरा अर्थ रोटेशनल मोशन करता हुआ दिखाई देगा। और उस अर्थ पे बैठा हुआ तुम्हारा घर, उस अर्थ के ऊपर में तुम्हारे घर के अंदर में तुम भी उसको रोटेशनल मोशन में दिखाई दोगे। तो तुम अपने फोन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो गए, लेकिन किसी सेलेस्टियल बॉडीज के रिस्पेक्ट में, जो कि तुम्हारा पूरा धरती, तुम्हारा पूरा अर्थ मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में तुम मोशन में हो गए। बातें समझ में आई? तो रेस्ट हो या मोशन हो, दीज आर रिलेटिव वर्ड्स। आप पहले पूछोगे कि सर आप रिलेट किससे कर रहे हो। अगर रिलेट कर रहे हैं जिस चीजों से, तो उसके हिसाब से भी हमारा आंसर चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम अपने फोन के लिए रेस्ट में हो, लेकिन अगर कोई आदमी धरती के बाहर का तुमको देख रहा होगा तो तुम मोशन में होगे। नहीं समझ में आया? एक और छोटा सा एग्जाम्पल, चलिए देखो, बहुत ही मजा आने वाला होता है। कारण क्या है ना कि हम लोग का जो ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री तुमको बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ से नहीं जुड़ेगा, लेकिन फिजिक्स में हम डे टू डे लाइफ से जोड़ सकते हैं चीजों को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, समझिए आप इसको। देखो सपोज करो एक बस में तुम ट्रैवल कर रहे हो, ये तुम्हारा एक बस है और इस बस में तुम ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना। इसी बस में यहाँ पे तुम बैठा हुआ है और यहाँ सामने तुम्हारा एक फ्रेंड बैठा हुआ है, तुम दोनों ही ट्रैवल कर रहे हो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, मान लो तुम्हारा नाम है ए और इस लड़के का नाम है बी, अगर मैं ए से पूछूं कि क्या बाबू तुम रेस्ट में हो कि मोशन में हो, तो वो अब तो समझदार हो चुका है, वो अब पूछेगा हमसे कि सर अपने क्वेश्चन को करेक्ट करिए, आप ये पूछिए किसके रिस्पेक्ट में। वेरी गुड। चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप जो ए हो, क्या आप अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो कि मोशन में हो? तो वो लड़का सोचेगा कि अच्छा मैं ए, ये सामने मेरा दोस्त बी, और जो दोस्त मेरा सामने बैठा हुआ है उसको मैंने बना दिया रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में मैं बोलूं उसको आप बना दीजिए रेफरेंस। अभी क्या होता है रेफरेंस बताएंगे हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग उसको। तो रेफरेंस मतलब एक आपने उसको फिक्स पॉइंट मान लिया, अब उससे खुद को कंपेयर कीजिए कि क्या टाइम के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ मेरा पोजीशन उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है क्या। अभी 4 सेकंड पहले वो वहां था, हम यहाँ बीच का डिस्टेंस मान लो 10 मीटर 5 मीटर कुछ भी, 5 सेकंड के बाद भी वही रहा, 6 सेकंड के बाद भी वही रहा, 10 सेकंड के बाद भी वही रहा। दैट मीन्स कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका और मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। वो तो रेफरेंस है, उसका नहीं ही होगा, मेरा भी पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसी रेफरेंस से चेंज नहीं हो तो वो रेस्ट में होता है। और इस केस में जो हमारा ए है, जो तुम है, वो रेस्ट में होगा। लेकिन अगर रेफरेंस को बदल दें, रेफरेंस किसी बस के बाहर के ऑब्जेक्ट को बना दें, बस के अंदर के तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सब लोग रेस्ट में हो जाएंगे, लेकिन बस के बाहर से अगर कोई आदमी देख रहा होगा, रेफरेंस पॉइंट अगर बस के बाहर आ गया, सपोज करो बस जा रही है और नीचे रोड पे फुचका वाला अंकल है, तो उस फुचका वाले अंकल के लिए पूरी बस मूव कर रही है, तो उस फुचका वाले अंकल के लिए पूरी बस किस में होगी? मोशन में होगी। और उस बस के अंदर में बैठे हुए तुम भी कैसे होगे? मोशन में होगे। तुम्हारा दोस्त भी कैसा होगा? मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो पूरा बस ही मूव कर रहा है, पूरे बस का ही जो है सो पोजीशन चेंज हो रहा है। क्योंकि जो आदमी बस के बाहर है ना, वो रेफरेंस बाहर की चीज़ों को बनाएगा, वो रेफरेंस खुद को बना लेगा, तो फिर देखेगा कि उसके रिस्पेक्ट में चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जैसे हमने देखा, मैंने सबसे पूछा कि तुम रेस्ट में हो कि मोशन में हो, तो तुमने खुद को पहले फ़ोन से कंपेयर किया, तो फ़ोन के हिसाब से तुम रेस्ट में हो, लेकिन धरती के बाहर के ऑब्जेक्ट के हिसाब से तुम मोशन में हो। बस के अंदर में अपने दोस्त के हिसाब से तुम रेस्ट में हो, लेकिन बाहर फुचका वाले के हिसाब से तुम मोशन में हो। तो हम लोग देख रहे हैं ये कि रेस्ट हो या मोशन हो, ये चीज़ें आपस में रिलेटिव होती हैं। आप किससे कंपेयर कर रहे हो, ये बात ज़रूरी है। समझ में आया?
तो मोशन के लिए इतनी सारी बातें आप ध्यान में रखिए। अभी पढ़ते समय हमने 2-3 वर्ड का यूज़ किया था, अभी उसको देखते हैं। सबसे पहला था हमारा रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, समझिए। देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अ रेफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम रास्ते पे खड़े थे और तुमसे कोई एक आदमी आके पूछा कि भैया फलाना इस रमेश नाम के आदमी का घर कहाँ है, तो आप इसको बोलते हो ना कि एक्चुअली अंकल जी यू हैव टू गो बिल्कुल स्ट्रेट एंड यू विल सी अ बड़ा सा गेट, टेक योर टर्न एंड दैट्स इज रमेश हाउस। आप उसको बताते हो ना कि आप बिल्कुल सीधे जाइए एंड यू विल सी अ बड़ा सा गेट, गो बिल्कुल स्ट्रेट एंड यू विल सी अ बड़ा सा गेट। तो वहाँ जो ये बड़ा सा गेट है वो क्या है, एक रेफरेंस है। आप जब किसी को किसी का एड्रेस समझाते हो तो आप वहाँ पे रेफरेंस यूज करते हो कि भैया वहाँ चले जाओ, वहाँ एक टावर मिलेगा, टावर से लेफ्ट, या फिर वहाँ एक कोई स्कूल मिलेगा उससे राइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं वही है रेफरेंस, जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी तीसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन करते हैं। ये हो गया हमारा रेफरेंस। तो क्या कह रहा है, रेफरेंस पॉइंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेफर्ड थ्रू मेनी रेफरेंस पॉइंट्स। किसी ऑब्जेक्ट को हम बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट से उसको रेफर कर सकते हैं। देखो तुम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा था तो मैंने तुमको बताया था कि हमारे पास जो ये प्लेन होता है, इस पूरे ही प्लेन में हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं ओरिजिन को, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करता है, और उस रेफरेंस पॉइंट से फिर हम देखते हैं कि कोई चीज़ कितना एक्स डिस्टेंस और कितना वाई डिस्टेंस कवर करके है। तो ये इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए वी हैव अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेफरेंस पॉइंट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, द रेफरेंस पॉइंट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। देखो रेफरेंस पॉइंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वैसा रेफरेंस पॉइंट जो हमने यूज करा है अपने पर्टिकुलर केस में उस चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, वो कहलाएगा हमारा ओरिजिन। ये बातें समझ में आई। चलिए फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ पर कोई एक बड़ा सा टावर है और यहाँ किसी आदमी का घर है, तो आप कहोगे क्या, इस टावर से 10 मीटर के दूरी पर ईस्ट साइड में, ईस्ट डायरेक्शन में आपको इसका घर मिल जाएगा। तो यहाँ ईस्ट हो गया डायरेक्शन, 10 मीटर हो गया इसके बीच का दूरी डिस्टेंस, और ये टावर हो गया रेफरेंस, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें हमने समझी। अब हम देखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इतने सारी चीज़ों को आप पहले नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर हेडिंग लगाइए मोशन इन स्ट्रेट लाइन जल्दी। तो बच्चों देखते हैं उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ मोशन होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि इफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस देन इट्स सेड टू बी इन मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस चेंज होता रहे तो वो क्या है, मोशन में है। सपोज करो यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी 5:01 सेकेंड में, 5:01 के 1 सेकेंड में मैं यहाँ पर था, और तीसरे सेकंड में यहाँ पे आ गया, 5वें सेकंड में यहाँ पे आ गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के चेंज होने के साथ साथ मेरा पोजीशन उस रेफरेंस पॉइंट से भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि आई एम इन अ मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस चेंज नहीं होगा दैट मीन्स कि वो रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ एक रेफरेंस पॉइंट है और इस रेफरेंस, मेरा लैपटॉप है, अभी मेरा लैपटॉप मेरे सामने है, कैमरा मेरे सामने है, तो जो पिछले आधे घंटे से मेरे सामने ही है, मेरा और उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि विथ रिस्पेक्ट टू मी एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अभी समय बीतता जा रहा है लेकिन उसका पोजीशन बदल नहीं रहा है, तो वो किस में हो गया, रेस्ट में हो गया। बातें समझ में आ रही है आपको। लेकिन रोड पे कोई गाड़ी चल रही है, तो अभी मैंने उसको देखा, तो जैसे ही मैंने देखा तो वो वहाँ यहाँ थी, अगले ही सेकंड वो वहाँ है, उसके अगले ही सेकंड वो वहाँ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रहा है दैट मीन्स कि वो किस में है, मोशन में है। चलिए उसके बाद देखो, जैसे ही हम लोग मोशन को पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला वेरी फर्स्ट वेरिएबल वी हैव टू नो अबाउट दैट इज डिस्टेंस। अभी हम लोग किसको जानना है, डिस्टेंस को जानना है। देखिए होता क्या है, दरअसल डिस्टेंस होता क्या है पहले आप समझिए। जब हम लोग ने मोशन को पढ़ा, हमको समझ में आ गया कि कब कोई चीज़ मोशन में है, कब कोई चीज़ रेस्ट में है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक मोशन शो करता है, मोशन दिखाता है, वो मोशन में होता है, तो द टोटल पाथ कवर्ड बाय
दैट ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। फिर से समझिए आप, हम लोग डिस्टेंस को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो पहले तो यहाँ पर कोई चीज ए है और ये चीज 5 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गई, तो यहां से यहां पहुंचने में जो टोटल लेंथ इसने कवर किया, टोटल पाथ इसने कवर किया, टोटल रास्ता, टोटल दूरी इसने जो कवर किया, हम उसको बोलते हैं डिस्टेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस कहने का मतलब द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अभी मैं छोटा सा कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और बिल्ड होंगे। दरअसल ये मैग्नीट्यूड बताता है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, 5, 10, 15। कहने का मतलब अगर मैं अभी यहाँ से मैं चलना शुरू करूँ और पिछले आधे घंटे तक मैं चलता रहूँ, तो आफ्टर उस आधे घंटे के बाद मैं टोटल 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में इतना चल लिया हूँगा, तो ये मेरे द्वारा कवर किया हुआ क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। मैं किधर जा रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डजेंट मैटर। डिस्टेंस के समय में केवल और केवल मैटर तो क्या मैटर करेगा, विच इज मैटर, दैट इज मैग्नीट्यूड, दैट इज एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आपको याद रखनी है पहली बात। दूसरी बात ये देखो, यहाँ हम ए पर थे और ए से ट्रैवल कर करके हम कहाँ तक पहुँचे, बी तक पहुँचे। तो ये जो जहाँ से हमने ट्रैवल करना शुरू किया, हम इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल पॉइंट। और हम जहाँ पहुँच गए इसको बोलते हैं हम फाइनल पॉइंट। एक बात आप हमको बताओ, ए से बी तक जाने के लिए जो मैंने डिस्टेंस कवर करा, क्या हमेशा वो फिक्स रहेगा, उतना ही होगा? सोचो, बिल्कुल नहीं। कोई बच्चा कहेगा कि सर आप तो स्ट्रेट चले गए ना, तो आपका तो डिस्टेंस ये है आपके केस में D1। अभी कोई दूसरा बच्चा आएगा, सर वो ऐसा घूम घूम के जाएगा, वो पहले अपने मौसी के घर यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से चाची के घर जाएगा और फिर वहाँ से बी पॉइंट पे पहुँचेगा। तो उस केस में तो उसके द्वारा ट्रेवल्ड पाथ, द पाथ ट्रेवल्ड बाय हिम, वो तो ये हो गया ना, ए से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसके केस में डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको हमने बोला D2। कोई तीसरा बच्चा आएगा, वो अभी ए से जाएगा इधर, फिर वो उधर गया, फिर इधर गया, ये मतलब ये पूरा घूम घूम के फिर बी के पास पहुंचा लंदन होते हुए, तो इसके द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस तो और ज़्यादा हो गया। तो दैट मीन्स ये कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंस पॉसिबल हो सकते हैं। तुम जिस भी पाथ से जाओगे वो अपने आप में एक यूनिक डिस्टेंस देगा। समझ में आ रही है बातें? यानी डिस्टेंस कहने का मतलब द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन डिस्क्राइब्ड, मतलब बस इसी को हम लोग क्या बोल देंगे उसको, डिस्टेंस। बातें आपको समझ में आई? तो फटाफट इसमें जो काम की चीज़ें आपको लग रही हैं, स्क्रीन पे जो भी नोट्स हैं आप इसको छापिए जल्दी, वीडियो को पॉज करके। केवल कहानी सुनने से नहीं होगा, आप भी चीज़ों को साथ साथ में करते जाएं, वो ज़्यादा बेटर होगा। आप एकदम एज अ क्लास इसको लें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं वीडियोस के, बच्चे बहुत ज़्यादा लाभ ले रहे हैं इससे। बच्चे, उनके पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं चीज़ों को कि बच्चे अभी क्लास 9th में ही हैं, लेकिन उन्होंने अभी क्लास 9th का मैक्सिमम सिलेबस को कवर करा। वो 10th कर रहे हैं, वो 7 के बच्चे वो 9th कर रहे हैं, जो चैप्टर मैच करते हैं वो। तो बहुत ही एडवांटेज है। बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो लोग उसको 3 बार 4 बार करके देख रहे हैं। तो इस तरीके से चलिए, हमने देखा डिस्टेंस को, अब हम देखेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट को। किसको देखने वाले हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट को। ध्यान से सुनिए, हम लोग अभी तक क्या पढ़े, यहाँ पर कोई सब्सटेंस ए, वो कुछ सेकंड में, कुछ समय के बाद वो यहाँ पहुँच गया बी के पास। तो ए से बी तक पहुँचने में उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर करा था, सपोज करो कोई राम नाम का आदमी है जो ऐसे गया, फिर ऐसे घूम के आया, फिर ऐसे गया, यहाँ तक पहुँचा, लगभग जो है सो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अप्रॉक्स में 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो ये तो डिस्टेंस हो गया D1, किसके द्वारा? राम के द्वारा। अभी कोई दूसरा आदमी है श्याम, जो क्या करेगा, वो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ से इधर आ गया, फिर ऐसे आया और फिर रात में जाके जो है सो घर पहुंचा, इतना दूर ट्रैवल करते हुए। तो अब ये तो टोटल जो है सो 2000 मीटर चला गया, इतना ट्रैवल किया ये D2। तो ये सारे ही हो गए डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिस्टेंस, लेकिन ये एक स्पेशल डिस्टेंस है। स्पेशल डिस्टेंस कैसे है? तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
ए से बी तक पहुंचने में बहुत सारे रास्ते पॉसिबल थे, बहुत सारा डिस्टेंस पॉसिबल था, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे मिनिमम दूरी होगी, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो यहां देखो, ये हमारा D1, ये हमारा D2, लेकिन ए से बी तक जाने में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे बीच का पार्ट होगा, एकदम परपेंडिकुलर पाथ होगा, हम लोग उसको क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन लिखिए, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। क्या लिखेंगे? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट कोई बिल्कुल ही नया चीज़ है? नहीं, ये भी एक टाइप का डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या सभी डिस्टेंस है? ये नहीं, ये एक स्पेशल डिस्टेंस है, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वही हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का डिस्टेंस होता है। तो सारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जरूरी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट होना, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस होना जरूरी है। तो ये चीज़ जो है सो आपको याद रखना है। समझ में आया? चलिए कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहला, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? क्या अगर कोई चीज का पोजीशन चेंज हो, वो ट्रैवल करे और एट द एंड ऑफ द ट्रैवल क्या उसका डिस्टेंस जीरो हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ए पॉइंट पे है, मान लो ये तुम्हारा घर है, तुम अपने घर से निकला, अपने फ्रेंड के यहाँ गया, घूमा, फिर अपने फ्रेंड के यहाँ गया, घूमा, और एट द एंड ऑफ द टाइम तुम अपने घर पे पहुंचा। तो पूरा जो है सो घूमते हुए, पूरा डिस्टेंस कवर करते हुए तुम अपने घर पे पहुंचा। तो देखो, तुम चला था अपने घर से और पहुंचा भी अपने घर तक, तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा? तुम्हारा घर है ना, हाउस। और तुम्हारा फाइनल पॉइंट कौन होगा? वो भी तुम्हारा हाउस। लेकिन इन दोनों के बीच में तुम चला भी अपने घर से और पहुंचा भी अपने घर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर्ड बाय यू क्या कभी जीरो होगा? नहीं होगा। तुम घूम के आओगे तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 200 मीटर या 500 मीटर तुम कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करोगे। समझ में आ रही है बात? दैट मीन्स कि डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो होगा, तो बोलोगे हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम कहाँ गए नहीं गए, वो केवल देखता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन भी तुम्हारा घर, इनिशियल पोजीशन भी तुम्हारा घर, अब उसको निकालना है द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड, द मिनिमम डिस्टेंस। तो अब इन दोनों के बीच में बताइए मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? घड़ी से निकले, घड़ी में आ गए, तो मिनिमम डिस्टेंस जीरो, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जीरो। समझ में आ रही है बातें? तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसको मतलब है फाइनल और इनिशियल पोजीशन से, बस उसको दोनों पोजीशन तुम दे दो, उसके बीच का वो डिस्टेंस निकाल लेगा, वही हो गया डिस्प्लेसमेंट। तुम इधर कितना भी लंबा घूम के आया उसको उससे मतलब नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा। देखिए आप एक बात बताओ, तुम यहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया, तुम यहाँ गया, रुक गया, तो तुम ए से बी तक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पर ही गया। दैट मीन्स कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वही तुम्हारा डिस्टेंस भी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस भी है। तो यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं एस से और डिस्टेंस को दिखाएंगे डी से। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, तुम बहुत घूम घाम के आया तो ये तुम्हारा डिस्टेंस है और शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट है। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है डिस्टेंस से। तो दो चीज़ें पॉसिबल हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वो तो डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा तो कभी होगा ही नहीं। तो ये बात आपको जो है सो याद रखना है। चलिए यहाँ कुछ चीज़ें हैं, देखिए फटाफट। देखो जीरो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? यहाँ हमारा एक पॉइंट था ए, उस ए पॉइंट से आदमी चलना शुरू किया, 3 मीटर नॉर्थ में चला, बी पे पहुंचा, वहाँ से 5 मीटर ईस्ट में चला, सी पे पहुंचा, वहाँ से 3 मीटर साउथ में चला, डी पे पहुंचा, एंड फाइनली डी से 5 मीटर वेस्ट में चला और ये वापस से कहाँ पहुँच गया? आपके ए पॉइंट पे पहुँच गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हिम क्या होगा? तो आप कहोगे सर 3 5, तो ये लगभग 3 3 6 5 5 10 16 16 मीटर का जो है सो 16 मीटर का डिस्टेंस कवर किया ये।
लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर जो फाइनल पोजीशन था वही इनिशियल पोजीशन भी बन गया, और इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। उसके बीच में जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो देयर आर नो एनी डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो ये बातें जो है सो आपको याद रखनी है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप का डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, उसको निगेटिव पॉजिटिव तुम नहीं करोगे, वो तो बस एक वैल्यू है, वो एक न्यूमेरिकल डेटा है, तो नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव और पॉजिटिव हम लोग करते हैं, यहाँ भी निगेटिव और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड को लेकर नहीं होता है, वो उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को लेकर होता है। हमने पहले ही बताया था कि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, आपको उसमें डायरेक्शन को नहीं ढूंढना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में यू हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्टेंस। आप किधर जा रहे हो ये आपको देखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर में डायरेक्शन आ जाता है, और चूंकि डायरेक्शन 2 होता है, लेफ्ट राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम लोग वो साइन लगा करके प्लस और माइनस का साइन लगा करके डायरेक्शन बताते हैं, ना कि उसका मैग्नीट्यूड निगेटिव है। देखो निगेटिव तो होने से रहा, क्यों, क्योंकि अगर मान लो तुम यहाँ पर खड़े हो, अगर तुम मूवमेंट दिखाओगे तो तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ेगा, नहीं दिखाओगे तो 0 रहेगा। निगेटिव क्यों होगा, समझ में आ रही है बात, या तो यहीं पे खड़े रह गए तो 0 डिस्टेंस है, हमने डिस्टेंस कवर ही नहीं करा। नेगेटिव डिस्टेंस क्यों होगा, नहीं होगा। हाँ कहोगे फिर सब यहाँ जो आप बता रहे हो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो मैंने कहा कि तुम यहाँ से 5 मीटर उत्तर गए, नॉर्थ में गए, तुम ऊपर जाओगे। मैंने कहा 5 मीटर ईस्ट में गए, तुम इधर गए। मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ 5 मीटर वेस्ट में गए, तो तुम यहाँ गए। तो इसी ईस्ट को हम लिखते हैं +5 और वेस्ट को लिखते हैं -5। तो ये प्लस और माइनस ईस्ट और वेस्ट है, डायरेक्शन है, ना कि मैग्नीट्यूड का निगेटिव है और पॉजिटिव है। तो इस बातों को आप ध्यान दोगे। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर आगे। उसके बाद आपको देखना है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों जब 11th में जाओगे ना तो बहुत ही डिटेल से आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपके सर लोग फिजिक्स वाले, वेक्टर और स्केलर। देखो अभी बस आप कुछ चीज़ों को जान के जाओ यहाँ से। स्केलर वैसा क्वांटिटी होता है जिसको डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है। समझ में आ रहा है, जिसको डिफाइन करने के लिए बस उसका मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है। आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है। जैसे मैंने तुमसे पूछा कितना टाइम हो रहा है, तुम ये नहीं बोलोगे कि 5:10 दक्षिण में या 5:15 उत्तर में, क्योंकि यहाँ टाइम तुमने बता दिया, वो अपने आप में सफिशिएंट है, हमको मेरा आंसर मिल गया। अभी तुमको उसमें उसका डायरेक्शन नहीं ऐड करना है, वहाँ पे डायरेक्शन का कोई नीड नहीं है। तो जहाँ डायरेक्शन का कोई नीड नहीं होगा हम लोग उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। समझ में आ रही है बातें। तो 2 तरह की चीज़ें होंगी, एक हम लोग बोलेंगे स्केलर और एक को हम बोलेंगे वेक्टर। लेकिन वेक्टर वैसा क्वांटिटी होता है जिसको आप बिना डायरेक्शन बताए डिफाइन नहीं कर सकते हो, जिसको आप बिना डायरेक्शन बताए डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो आपको कहना पड़ेगा कि इतना किलोमीटर इस डायरेक्शन में, तो वही है हमारा क्या, वेक्टर। तुम जैसे मान लो कि फोर्स अप्लाई करते हो, मैंने तुमसे पूछा कि बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन का, तो क्या वो स्केलर है कि वेक्टर है। तो आपको कि सर 50 न्यूटन दैट इज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में किधर लगता है, डाउन टुवर्ड्स अर्थ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तो वो उसका डायरेक्शन हो गया। तो कुछ वैसा चीज़ जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। जैसे अगर तुम सपोज करो यहाँ पे तुम थे और यहाँ पहुँच गए, तो तुमने बहुत रास्ता ट्रैवल किया, मैंने तुमसे डायरेक्शन नहीं पूछा था तो वो था डिस्टेंस। लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कि बाबू डायरेक्शन बताइए, एक फिक्स डायरेक्शन बताइए, एक यूनिक डायरेक्शन। एक बात बताओ, ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही कवर होगा। आप कैसे भी घूम के आ जाएंगे वो फॉलो नहीं होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में कवर होगा। तो ये जो फिक्स डायरेक्शन है वो अगर हम दे देंगे डिस्टेंस के साथ उसको ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। अगर किसी को डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड ही काफी है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर। जैसे तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, जैसे टाइम हो गया, जैसे मेजरमेंट का यूनिट हो गया, मीटर हो गया, कोई भी चीज, लेंथ हो गया, ये सब। लेकिन अगर डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन भी जरूरी होगा तब हम उसको बोलेंगे वेक्टर। जैसे वेलोसिटी हो गया, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये चीजें कहलाएंगी वेक्टर्स। हम लोग और इसको आगे डिटेल में देखेंगे। आगे तुमको हम वेक्टर को शिफ्ट करना पढ़ाएंगे, वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे। हमने शायद देखा भी था 1-2 क्लास में पीछे कभी ये चीज़ें कि अगर कोई वेक्टर ए इधर 5 न्यूटन का है, इधर 10 न्यूटन का है, हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा √ में। ये हमारा होता था रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमने शायद करा है 10th में, हमने शायद हम लोग कर रहे थे इसको। चलिए उसके बाद एक कॉलम बनाओ और लिखो व्हाट इज द
differentiate between distance and displacement. Differentiate between distance and displacement. The very first लिखिए, distance provides the total covered path. Distance is the total covered path. जबकि displacement को लेकर लिखोगे, it is the shortest path between 2 points. Distance is always positive. Displacement ये जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. निगेटिव करने का मतलब डायरेक्शन इसका उल्टा हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा. डिस्टेंस या तो होगा या तो नहीं होगा. स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिक पॉइंट्स मे बी यूनिक, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑलवेज यूनिक. क्या कह रहा है कि डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का वेरी करेगा. कब कोई आदमी ऐसे ट्रेवल किया, कोई ऐसे किया, कोई ऐसे किया, कोई ऐसे किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही जो है सो एक रहेगा, एक फिक्स रहेगा. तो उसके बाद फिर हम देखते हैं मोशन का टाइप वगैरह जो है सब लोग देखेंगे अभी. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बहुत ही डिटेल से हम लोग जो है सो टाइप्स ऑफ मोशन करने वाले होंगे. रोटेशनल मोशन हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद फिर हम चीज़ों को ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे कि कैसे ग्राफ के ऊपर में मोशन को, वेलोसिटी को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, चीज़ों को हम लोग देखते हैं. उसके बाद फिर जब ये चैप्टर खत्म होने लगेगा तो मैं आपको थोड़ा सा क्लास 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ाऊंगा. चीज़ें जो 11th में जाके आपको पढ़नी होती हैं, जैसे हम लोग यहाँ से रॉकेट लॉन्च करते हैं तो वो एक सर्टेन एंगल बना करके यहाँ से लॉन्च किया जाता है. इस टाइप का वो मोशन होता है, हम लोग उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है. आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से पढ़िए चीज़ों को, और पढ़ने के बाद इस क्लास को अटेंड करिए. उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके एप्लीकेशन में, आप उसको सॉल्व करिए, तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी. चलिए ठीक है, थैंक यू. Have you ever wondered how learning can be much more personal? Learning subjects like math and science at your own pace, whenever you want, wherever you want. We are recreating that learning experience, making school learning simpler and smarter for you. With over 2,000 video lectures to learn from, and concept sheets that help you revise all the important stuff from every chapter, there's no way you would miss out on anything in your course. Need more practice? Our question bank has over 3 lakh questions that come with hints and solutions. There is no limit to how much a student can practice. What if you're stuck with doubts? You can always chat with our team of IIT students, teachers and subject experts who will personally guide you through any part of your course. What else? As a part of the All India Test Series, everyone gets access to 40 full-length mock tests where you compete with 7 lakh students from all over India. Our reports and analysis help you figure out your weak areas. If you are in the 8 to 12 standard, we can help you ace all your exams and have fun while doing it. India's best learning app.